हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं और उस नए अध्याय का नाम है वृत्ति गति। तो ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके न्यूमेरिकल भी बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो इस चैप्टर को बहुत ही मन से और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, धुआं करने वाले इस चैप्टर का। ठीक है, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं वृत्ति गति और वृत्ति गति से संबंधित कुछ छोटे छोटे टर्म्स कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग प्यारी सी रीडिंग पहले डालते हैं कि वृत्ति गति होता क्या है, सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो दोस्तों, जो सर्कुलर मोशन होता है, वृत्ति गति होता है। देखिए भाई, वृत्ति गति क्या होता है। वृत्ति गति में समझिए ये हमारा कोई निश्चित बिंदु हो गया। ये क्या है? कोई निश्चित बिंदु है। इस निश्चित बिंदु के चारों ओर, इस चारों ओर हो गया, चारों ओर निश्चित दूरी पर, मतलब यहाँ से दूरी सब जगह दूरी क्या हो, बराबर होनी चाहिए। जब कोई कण या वस्तु कह सकते हैं या पिंड कह सकते हैं, ठीक है, जब कोई पिंड है वह पिंड इस एक निश्चित बिंदु के चारों ओर, एक निश्चित बिंदु के चारों ओर, ये निश्चित बिंदु हो गया और निश्चित बिंदु के चारों ओर निश्चित दूरी पर, दूरी क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। मतलब जो दूरी यहाँ पे, वही यहाँ पे, वही यहाँ पे, वही का होनी चाहिए, वही सब जगह होनी चाहिए। तो अगर ऐसा कोनो पिंड गति करेगा ना, उसे हम क्या बोलेंगे, वृत्ति गति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वृत्ति गति बोलेंगे। मतलब जब कोनो पिंड, यानी कोनो पिंड होना चाहिए, वह पिंड का हो, किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर निश्चित दूरी पर गति करे, निश्चित बिंदु के चारों ओर निश्चित दूरी पर गति करे, तो उसकी गति क्या कहलाती है, वृत्ति गति कहलाती है। क्या कहलाती है? वृत्ति गति कहलाती है। बात समझ में आ गई? तो आप लोग हमारे साथ साथ नोट्स बनाएंगे और चीज़ों को लिखते चलेंगे, एकदम विस्तार से पढ़ेंगे इस चैप्टर को, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो वृत्ति गति में हम लोग क्या लिख देंगे, जब कोई पिंड ना, जब कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर, ठीक है, तो वृत्ति गति में हमारा क्या हो जाएगा, जब कोई पिंड, जब कोई पिंड, क्या भाई, पिंड क्या होना चाहिए, जब कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर, जब कोई पिंड किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर, किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर, निश्चित बिंदु के चारों ओर निश्चित दूरी पर गति करे। दूरी क्या होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए, नहीं तो दूरी निश्चित नहीं रहेगा तो वृत्ति गति नहीं कहलाएगा। निश्चित बिंदु के चारों ओर निश्चित दूरी पर गति करे, निश्चित दूरी पर गति करे, गति करे, तो उस पिंड की गति, तो उस पिंड की गति, मतलब जो पिंड गति करेगा, तो उस पिंड की गति, गति क्या कहलाएगी, वृत्ति गति कहलाती है। तो उस पिंड की गति वृत्ति गति कहलाती है। ठीक है भाई, क्या कहलाती है, वृत्ति गति, सर्कुलर मोशन कहलाती है। सर्कुलर मोशन समझ में आ गया ना। वृत्ति गति क्या होता है, जब कोई पिंड निश्चित बिंदु के, क्या, निश्चित बिंदु के, ये वर्ड आपको याद होना चाहिए, निश्चित बिंदु, निश्चित बिंदु के चारों ओर क्या होना चाहिए, निश्चित दूरी पर गति करे, तो उसकी गति क्या कहलाती है, वृत्ति गति कहलाती है। क्या कहलाती है, वृत्ति गति कहलाती है। देखिए जरा, ये हमारा क्या हो गया, जैसे कोई वृत्ति गति हो गया, ये हमारा क्या हो गया, कोई वृत्ति गति हो गया। अब इस वृत्ति गति में ये इसका क्या कहलाएगा, निश्चित बिंदु कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, निश्चित बिंदु कहलाएगा। और निश्चित बिंदु से ये सब दूरियां क्या कहलाएंगी, निश्चित दूरियां कहलाती हैं। ठीक है, और आप लोग यार इतना दिन से पढ़ रहे हो, कभी तो इस फिगर को देखे होगे ना। इस फिगर में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। और ये निश्चित दूरिया को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। निश्चित दूरी को क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे। ये सब हमारी क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, ये सब क्या है, हमारी त्रिज्या है। तो इस प्रकार की अगर कोई गति करेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वृत्ति गति कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर देखें वृत्ति गति भाई कितने, वृत्ति गति जो होती है भाई, द्विविमी गति होती है। क्या होती है, द्विविमी गति होती है। तो क्या कह सकते हैं, यह द्विविमी गति होती है, यह, अच्छा इसका मतलब समझो भाई, द्विविमी मतलब यह द्विविमी गति होती है, यह द्विविमी गति होती है। इसका मतलब भाई समझे पहले, द्विविमी मतलब होता क्या है। द्वि मतलब दो, बीमा मतलब बीमा, मतलब एक्स वाई जेड तीन एक्सिस होती हैं, तीन अक्षें होती हैं,
तो ये कम से कम 2 में होगा, चाहे एक्स वाई में हो, चाहे वाई जेड में हो, चाहे जेड एक्स में हो। तो ये 2 बीमा में रहेगा। कौन? वृत्तीय गति। देखो जरा, अगर मैं इसको 2 अक्ष बना दूं, एक एक्स बना दूं, एक वाई बना दूं, ये समझो हमारा एक्स है और ये हमारा क्या है, वाई है। तो अगर इसके किसी भी पॉइंट पर लें, मतलब यहाँ पर लें पॉइंट पर, यह पॉइंट एक्स वाई दोनों में आ रहा है कि नहीं? एकदम आ रहा है सर। यहाँ से यहाँ तक वाई हुआ, यहाँ से यहाँ तक एक्स हुआ। यहाँ पर बात करें, यहाँ भी एक्स वाई दोनों में आ रहा है। यहाँ पर बात करें, यहाँ भी एक्स और वाई दोनों में आ रहा है। तो इसके पथ पर अगर हम कोई बिंदु लेंगे, इस वृत्तीय पथ पर अगर हम कोई बिंदु लेंगे, तो वह बिंदु क्या होगा? वह बिंदु एक्स और वाई दोनों में आएगा। वह बिंदु एक्स और वाई दोनों में आएगा। इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं? द्विविमी गति कहते हैं। आपको बताए होंगे कभी, प्रक्षेप गति भी क्या होती है? द्विविमी गति होती है। सरल आवर्त गति क्या होती है? द्विविमी गति होती है। कभी चर्चा किए होंगे, ठीक ना? तो यह वृत्तीय गति क्या होती है? द्विविमी गति होती है। अगर बात करें वृत्तीय गति कितने प्रकार की होती है, अगर हम बात करें कि वृत्तीय गति कितने प्रकार की होती है, तो ये वृत्तीय गति 2 प्रकार की होती है। वृत्तीय गति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, ठीक ना? तो वृत्तीय गति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। तो वृत्तीय गति जो होती है वह 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी वृत्तीय गति होती है? एक होता है एक समान वृत्तीय गति। क्या होता है? एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति। और दूसरा हो जाएगा असमान वृत्तीय गति। असमान वृत्तीय गति, असमान वृत्तीय गति। बात क्लियर है? वृत्तीय गति कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है एक समान वृत्तीय गति और दूसरी क्या होती है? असमान वृत्तीय गति। जो एक समान वृत्तीय गति होती है वह एक समान चाल के चलने से होती है। अगर कोई पिंड या वस्तु, ठीक है, एक समान चाल से चलेगा तो उसके द्वारा जो गति होगी, ठीक है, उसके द्वारा जो वृत्तीय गति होगी वह क्या कहलाएगी? एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। तो ये क्या हो जाएगी? एक समान वृत्तीय गति कब होगा? जब कोई कण क्या करे? एक समान चाल से चले, ठीक है, यानी एक समान चाल से चलने से, एक समान चाल से चलने से होती है। एक समान चाल चलने से जो वृत्तीय गति बनेगा वह क्या कहलाएगा? एक समान वृत्तीय गति कहलाएगा। और जो असमान चाल, असमान को हम लोग एक और वर्ड यूज करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं परिवर्ती। क्या बोलते हैं? परिवर्ती। मतलब बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, परिवर्ती, ठीक, वेरिएबल। असमान या परिवर्ती चाल से चलने से या चाल के चलने से, ठीक ना, चाल से चलने से जो हमें जो पथ बनता है या जो वृत्तीय गति होती है वह वृत्तीय गति क्या कहलाती है? असमान या परिवर्ती वृत्तीय गति कहलाती है। तो दोस्तों आपको इतना जरूर समझ में आया होगा कि वृत्तीय गति क्या है। जब कोई कण, ठीक है, जब कोई कण या पिंड एक निश्चित बिंदु के चारों ओर निश्चित पथ पर अपनी गति को दोहराता है या गति करता है, उसकी गति को हम लोग क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति बोलते हैं। जब कोई कण एक निश्चित बिंदु के चारों ओर निश्चित पथ पर अपनी गति को दोहराता है या गति करता है, या जो मैं लिखा हूँ, ठीक है, गति करे, तो उस पिंड की गति को क्या कहते हैं? वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति द्विविमी गति होती है। वृत्तीय गति 2 प्रकार की होती है। एक समान चाल के चलने से जो गति होगी उसे हम कहेंगे एक समान वृत्तीय गति, और असमान चाल या अपरिवर्ती चाल के चलने से जो वृत्तीय गति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? असमान चाल या फिर असमान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें हो गई और इतनी चीजें आप लोग नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे चलें। मिटा दे भाई, मिटाए ना, मिटा दे, चलो आगे। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? जैसे हम लोग रेखी, मतलब यहाँ पे देखो, हम लोग विस्थापन को रेखी विस्थापन कहेंगे। रेखी विस्थापन, कोणीय विस्थापन, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं। उस टर्म्स को हम लोग धीरे धीरे यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक ना, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं, उस टर्म्स को हम लोग क्या करने वाले हैं? यहाँ पे धीरे धीरे समझने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार। और आप लोग अगर गति वाला चैप्टर पढ़े होंगे, गति वाला चैप्टर बढ़िया से अगर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो ये चैप्टर आपको उसी के जैसा आनंद आने वाला है। जैसे गति का चैप्टर पढ़े हैं, गति का न्यूमेरिकल लगाए हैं, और इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल को लगाएंगे। मान मित्तल के सारे न्यूमेरिकल को यहाँ पे छापने वाले हैं। ठीक ना, चलो भाई, तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? रेखी विस्थापन। रेखी विस्थापन, रेखी विस्थापन जिसे इंग्लिश में कहते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट।
LINEAR, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। जिस तरीके से विस्थापन होता है, उसी तरीके से लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर विस्थापन, यानी कह सकते हैं कि रेखीय विस्थापन है। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन दोस्तों आपको ये बताया गया होगा कि जब कोई पिंड गति करता है तो उसके प्रारंभिक और अंतिम, कोई पिंड गति कर रहा है, उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। बात की रहे ना, जब कोई पिंड गति कर रहा है तो उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? वृत्तीय गति पढ़ रहे हैं। तो पिंड हमारा कैसी गति करेगा? वृत्तीय गति करेगा। विस्थापन में तो कौन जरूरी थोड़ी था कौन सी गति कर रही है, बस केवल गति होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वृत्तीय गति। और पिंड हमारा कौन सी गति करेगा? वृत्तीय गति करेगा। कौन सी गति करेगा? वृत्तीय गति करेगा। तो ये देखो भाई, हमारा कोई कण है और ये कण क्या कर रहा है? वृत्तीय गति कर रहा है। ये क्या है? कोई कण वृत्तीय गति कर रहा है। जब कोई कण वृत्तीय गति कर रहा है तो उसके किन्हीं दो, या कह सकते हैं कि जब कोई कण वृत्तीय गति करता है तो वृत्तीय पथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मतलब पहले यहाँ पे था, बाद में यहाँ पे हो गया, ये प्रारंभिक बिंदु हो गया, ये अंतिम बिंदु हो गया, इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, या इनके बीच की जो दूरी है, वही क्या कहलाएगी? रेखीय विस्थापन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रेखीय विस्थापन कहलाएगी। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? जब कोई कण वृत्तीय गति करता है तो वृत्तीय पथ के, जब कोई कण वृत्तीय गति करता है तो वृत्तीय पथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को रेखीय विस्थापन कहते हैं। बात क्लियर है? जब कोई कण वृत्तीय गति करता है तो वृत्तीय पथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? रेखीय विस्थापन कहते हैं। लिख लिए ना? एक बार और बता दे रहा हूं। जब कोई कण वृत्तीय गति करता है तो वृत्तीय पथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? रेखीय विस्थापन कहलाती है। अच्छा, रेखीय विस्थापन को हम लोग किसे लिखेंगे भाई? इसे स्मॉल s से प्रदर्शित किया जाता है। इसे क्या किया जाता है? स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे किससे करेंगे? स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। और ये विस्थापन के खानदान से है। विस्थापन है इसमें, इसका मतलब है ये कैसी राशि है? ये सदिश राशि है। बात करें भाई, यह कैसी राशि है? यह सदिश राशि है। रेखीय विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, यह कैसी राशि है? रेखीय विस्थापन सदिश राशि है। अच्छा, इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। रेखीय विस्थापन, विस्थापन है भाई, विस्थापन का जो मात्रक होता था वही मात्रक यहाँ भी हो जाएगा। मात्रक इसका मीटर हो जाएगा। मीटर की बात करें किस पद्धति में होगा? यमकेश पद्धति में होगा। और बात कर लेते हैं सेंटीमीटर। सेंटीमीटर किस पद्धति में हो जाएगा? CGS पद्धति में हो जाएगा। ठीक है, सीजीएस भाई सेंटीमीटर किस पद्धति में? सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और यमकेश मीटर किलोग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड और मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, बीमा की बात कर लेते हैं। तो विस्थापन है, इसकी बीमा क्या हो जाएगा? यल हो जाएगा। इसकी बीमा क्या हो जाएगा? यल हो जाएगा। तो दोस्तों आपने देखा, ये आपका क्या रहा? रेखीय विस्थापन। रेखीय विस्थापन में क्या हुआ? जब कोई पिंड क्या करे? वृत्तीय गति करता है तो उसके किन्हीं दो पोजीशन, किन्हीं दो स्थितियों, किन्हीं दो पोजीशन या किन्हीं दो स्थितियों के बीच की जो दूरी होती है, वही दूरी क्या कहलाती है? आपका रेखीय विस्थापन कहलाती है। ठीक है। अच्छा, अगर बात करें भाई एक चक्कर में कितना रेखीय विस्थापन होगा? ठीक है ना, एक चक्कर का रेखीय विस्थापन, एक चक्कर का रेखीय विस्थापन, एक चक्कर का रेखीय विस्थापन। ठीक, एक चक्कर का रेखीय विस्थापन। अब देखो भाई, एक चक्कर का रेखीय विस्थापन मतलब देखो, अब ऐसे यहाँ पे अगर मान के चलो इसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक क्या है? r है। तो एक चक्कर जब पूरा करेगा, यानी वृत्त की परिधि का एक चक्कर 2 पाई r क्या होता है? 2 पाई r। मेरे भाई, वृत्त की परिधि का एक पूरा चक्कर लगाता है तो उसकी द्वारा दूरी चली गई, दूरी यानी वृत्त की परिमाप या वृत्त की परिधि, और वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि कितना होता है? 2 पाई r। कब? जब त्रिज्या r हो। अगर भाई त्रिज्या a दिया होता तो 2 पाई a हो जाता। कभी कभी आपको r का मान दिया रहेगा, तो यह तो आप लोग होशियार इतना जानते हैं। तो एक चक्कर का रेखीय विस्थापन क्या हो जाएगा? 2 पाई r। दो चक्कर का रेखीय विस्थापन, दो चक्कर का रेखीय विस्थापन क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 पाई r। अगर हम बात करें ढाई चक्कर का, ढाई चक्कर मतलब यार 2.5 चक्कर,
ठीक ना, ढाई चक्कर का रेखीय विस्थापन क्या हो जाएगा आपका 5 पाई आर हो जाएगा। 3.5 चक्कर का रेखीय विस्थापन कितना हो जाएगा, 3.5 चक्कर का 5 2 7 हो जाएगा, 7 पाई आर। अगर हम बात करें 4.5 चक्कर रेखीय विस्थापन कितना हो जाएगा, 4.5 चक्कर रेखीय विस्थापन 9 पाई आर। 4.5 चक्कर का रेखीय विस्थापन 9 पाई आर, 3.5 चक्कर का 7 पाई आर, ढाई चक्कर का 5 पाई आर, 2 चक्कर का 4 पाई आर, 1 चक्कर का पाई आर 2 पाई आर ना। ये अच्छा आधा चक्कर की बात करें, आधा चक्कर मतलब पाई आर, आधा चक्कर मतलब क्या पाई आर, 2 पाई आर का आधा, 2 पाई आर बटे 2 2 करके पाई आर आ गया। ठीक है, तो आधे चक्कर का पाई आर, 1 चक्कर का 2 पाई आर, बाकी आपके सामने लिखा हुआ है। तो ये रहा आपका रेखीय विस्थापन। अब रेखीय विस्थापन के जैसा हम लोग क्या समझने वाले हैं यहाँ पे, कोणीय विस्थापन। क्या समझने वाले हैं, कोणीय विस्थापन। ठीक है, इतना नोट कर लो भाई, नोट हो गया होगा। ठीक है, मिटाएं, आगे चलें एकदम सर, आगे चलिए, आगे आ जाओ भाई। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, कोणीय विस्थापन। क्या देखेंगे, कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे हम लोग, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन क्या होता है। ठीक, तो हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी अब, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोणीय विस्थापन क्या होता है, देखो भाई जरा समझो, कोणीय विस्थापन को जरा ध्यान समझे एकदम। कोणीय विस्थापन क्या होगा, ये हमने क्या बना दिया, कोई वृत्ति पथ बना दिया। ये वृत्त है, इस पर कोई कण गति करेगा तो वृत्ति पथ बन जाएगा, वृत्ति पथ पर कोई पिंड गति कर रहा है। ठीक, मान के चलो कि ये हमारा इसका भाई मान के चलना क्या, ये तो है, ये है केंद्र है ना, ये इस सर्कुलर मोशन का ये क्या है, केंद्र है, केंद्र है। ठीक है, सेंटर है। पिंड पहले यहाँ पर था, ठीक है, और कुछ समय बाद पिंड यहाँ से यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, तो यहाँ पे था तो त्रिज्य सदिश ये हुआ, और यहाँ पे था त्रिज्य सदिश ये हुआ। त्रिज्य सदिश, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, त्रिज्य सदिश, त्रिज्य सदिश। ठीक है ना, त्रिज्य सदिश कहने का मतलब है जो यहाँ पे त्रिज्या होता है, त्रिज्या यहाँ पे किसके रूप में है, सदिश के रूप में है। और आपको पता है भाई सदिश वह होता है जिसमें क्या होता है, दिशा और परिमाण होता है, दिशा और परिमाण होता है। कहने का मतलब जो त्रिज्य सदिश है, त्रिज्य सदिश का परिमाण त्रिज्या के परिमाण के बराबर, और उसकी दिशा क्या होगी, उसकी दिशा केंद्र से जहाँ पर पिंड है वहाँ तक होगी, केंद्र से जहाँ पर पिंड है वहाँ तक होगी। किसकी दिशा, त्रिज्य सदिश की दिशा। भाई यहाँ पे दिशा क्यों चर्चा की जा रही है, क्योंकि भाई त्रिज्य सदिश और सदिश वह होता। हाँ, तो मैं चर्चा कर रहा था कि आपको ये जो त्रिज्य सदिश है उसमें क्या है, दिशा और परिमाण दोनों है। जब दिशा और परिमाण दोनों है तो कहने का मतलब ये है कि इसकी दिशा होगी, किसकी, त्रिज्य सदिश की। इसकी जो दिशा होगी वह क्या होगी, केंद्र से इस पिंड जहाँ पर रहेगा वहाँ तक, उसकी दिशा हो गई, और परिमाण तो इसी त्रिज्या के बराबर होता है। तो अब अगर हमें आपको बताना है कि कोणीय विस्थापन, तो कोणीय विस्थापन हुआ क्या दोस्त, कोणीय विस्थापन ये हुआ कि जब कोई पिंड या जब कोई कण वृत्तीय गति करता है तो उसकी किन्हीं दो स्थितियों के लिए, इसकी पहली स्थिति यहाँ पर हो गई, दूसरी स्थिति यहाँ पर हो गई, उसकी किन्हीं दो स्थितियों के लिए त्रिज्य सदिशों के बीच, ये भी आपका त्रिज्य सदिश है, ये भी आपका त्रिज्य सदिश है, उसकी किन्हीं दो स्थितियों के लिए, उसकी किन्हीं दो स्थितियों के लिए, पहली स्थिति ये, दूसरी स्थिति ये, किन्हीं दो स्थितियों के लिए त्रिज्य सदिशों के बीच का जो कोण होता है वही कोण क्या कहलाता है, कोणीय विस्थापन कहलाता है। सिंपल सी बात है यार। वहां पे क्या था कि रेखीय विस्थापन में क्या था कि प्रारंभिक और अंतिम वृत्ति पथ पर, इसे भाई ये जो वृत्ति पथ बना था यहां से यहां के बीच की दूरी क्या कहलाता था, रेखीय विस्थापन। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो सदिश खींचा गया है उस सदिश के बीच बनने वाला कोण, जो सदिश खींचा गया है उस सदिश के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है, हमारा यहाँ पे कोणीय विस्थापन कहलाता है। ठीक है, जब कोई पिंड या जब कोई कण, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे, चाहे पिंड लिखो चाहे कण लिखो, कोई बात नहीं है, जब कोई पिंड वृत्तीय गति करता है तो उसकी किन्हीं दो स्थितियों के लिए, तो उसकी किन्हीं दो स्थितियों के लिए त्रिज्य सदिशों के बीच खींचे गए कोण को, उसकी किन्हीं दो स्थितियों के लिए त्रिज्य सदिशों के बीच का कोण जो होता है वह क्या कहलाता है, कोणीय विस्थापन कहलाता है। तो मैं इसकी डिफिनीशन को लिख दे रहा हूँ भाई, ठीक ना, इसकी डिफिनीशन को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि आपको लिखने में आसानी हो। बाकी देखिए विस्थापन की डिफिनीशन तो आप लोग लिख लिए होंगे ना। तो जब कोई पिंड, क्या लिखेंगे, जब
कोई पिंड वृत्तीय गति करे, जब कोई पिंड क्या करे, वृत्तीय गति करे, तो उसकी किन्हीं दो स्थितियों के लिए, उसकी किन्हीं दो स्थितियों के लिए, ठीक ना, उनकी किन्हीं दो स्थितियों के लिए, पहली स्थिति यहाँ पे, दूसरी स्थिति यहाँ पे, किन्हीं दो स्थितियों के लिए त्रिज्य सदिशों के बीच के कोण, त्रिज्य सदिशों, भाई एक सदिश है तो एक सदिश रहेगा, त्रिज्य सदिश होगा, और दो हो जाएगा तो त्रिज्य सदिशों बोल देंगे ना। हाँ, त्रिज्य सदिशों के बीच का कोण, त्रिज्य सदिशों के बीच के कोण को, त्रिज्य सदिशों के बीच के कोण को क्या कहते हैं, के बीच के कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं, के कोण को कोणीय विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, कोणीय विस्थापन को कैसे लिखा जाता है, इसे थीटा, उसमें रेखीय विस्थापन को यस से, रेखीय विस्थापन को यस से और कोणीय विस्थापन को थीटा से, कह सकते हैं कि इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं, इसे किसे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से प्रदर्शित करते हैं। कोणीय विस्थापन को किससे लिखते हैं, थीटा से लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, बात करें कैसी राशि है, यह भैया विस्थापन है, तो यह सदिश राशि है, यह कैसी राशि है, यह सदिश राशि है। कोणीय विस्थापन कैसी राशि है, सदिश राशि है। अच्छा, जब कोणीय विस्थापन सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होगी। अब इसकी दिशा जो होती है वह किधर होती है, देखो भाई जरा, तो आपका ये होगा यहाँ से यहाँ तक, ये जो हुआ आपका रेखीय विस्थापन बोले तो यस, ठीक। अच्छा, अगर देखो भाई ये जो कण है, या तो कण इसमें दो प्रकार से गति कर सकता है भाई, वृत्तीय गति में जो आपका कण है वह कण दो प्रकार से गति कर सकता है, एक करेगा या तो ऐसे गति करेगा, एक या तो ऐसे गति करेगा, बात समझ रहे ना। अच्छा, अगर ऐसे गति करेगा उसे हम लोग बोलते हैं घड़ी के चलने की दिशा, घड़ी के चलने की दिशा यानी क्लॉकवाइज। और एक ऐसे करेगा, मेरे भाई घड़ी ऐसे चलती है ना, 12 3 6 9 ऐसे होता है ना, ऐसे घड़ी की सुई जो चलती है, आपके चलने की दिशा क्या है, ऐसे है, ठीक है। अगर ऐसे चलेगा, ऐसे घड़ी थोड़ी चलती है, घड़ी की चलने क्या हो गई, विपरीत दिशा हो गई, ये क्या हो गई, ये विपरीत दिशा हो गई, और ये क्या हो गई, घड़ी के चलने की दिशा हो गई। तो यहाँ पे हम लोग फ्लेमिंग के एक हम लोग दाएं हाथ का नियम पढ़े हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का यूज करके, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि कोणीय विस्थापन की दिशा को ज्ञात करते हैं। कोणीय विस्थापन की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का यूज करते हैं। और दाएं हाथ का नियम यूज कैसे करते हैं इसको देखिए भाई, तो यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो, कोणीय विस्थापन की दिशा ज्ञात करने के लिए, कोणीय विस्थापन की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा, किया जाता है कैसे, यदि कण क्या हो, यदि कण क्लॉकवाइज हो, क्लॉकवाइज है ना भैया, घड़ी के चलने की दिशा में है ना भैया, अगर कण क्या हो, क्लॉकवाइज दिशा में हो, तो क्लॉकवाइज दिशा में रहेगा, तो जो हम अपने मतलब भाई देखो, हमें जब नियम को लगाने के लिए अपने हाथ को इस प्रकार से फैलाना है कि जो अंगुलियां और ये हमारा अंगूठा, अंगुलियां और ये अंगूठा दोनों का हो, दोनों एक दूसरे के लंबवत होना चाहिए। अंगुलियां और अंगूठा दोनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए, लंबवत होना चाहिए। जब लंबवत हो, अंगुलियां किधर हो, अंगुलियां जो है आपके कण के चलने की दिशा में हो। इस प्रकार अपने हथवा को फैलाइए कि अंगुलियां किधर हो, जो कण चल रहा है कण के चलने की दिशा में हो। देखो भैया, कण के चलने की दिशा में क्या हो गया, अंगुलियां हो गया। तो ये अंगूठा क्या दिखाएगा, अंगूठा दिखाएगा क्या, कोणीय विस्थापन की दिशा। तो अंगूठा किधर है, ये तल के लंबवत अंदर की ओर, तो अंगूठा तल के लंबवत अंदर की ओर होगा कब, यानी कोणीय विस्थापन की दिशा। अगर कण हमारा, अगर कण क्या हो कि मतलब क्लॉकवाइज दिशा में हो, कण अगर क्लॉकवाइज दिशा में गति करे तो कोणीय विस्थापन की दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर होता है। वही अगर कोणीय मतलब ये कण की गति की दिशा क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, तो कोणीय विस्थापन दिशा तल के लंबवत बाहर की ओर होती है।
तल के लंबवत अंदर की ओर, तल के लंबवत बाहर की ओर। ये कब होता है, कैसे होता है, समझ में आ गया। फिर से एक बार देख लो, अगर हमारा ये क्या करे, कण गति करे किधर, क्लॉकवाइज दिशा में। अगर कण क्लॉकवाइज दिशा में गति कर रहा है तो कोणीय विस्थापन की दिशा तल के लंबवत अंदर की ओर, ये देखो अंगूठा अंदर की ओर जा रहा है। अगर कण जो है क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में गति कर रहा है, ऐसे गति कर रहा है, तो ये अंगूठा किधर आ गया, बाहर की ओर आ गया। ठीक है, तो ये रहा कोणीय विस्थापन की दिशा कैसे निकालते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। आप लोग लिख सकते हो जैसे मैं बताया हूं। ठीक है, और यहाँ पे मात्रक और विमा की बात कर लेते हैं। तो मात्रक जो होता है, कोण हो या कोणीय विस्थापन हो, कोण हो या कोणीय विस्थापन हो, उसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। और इसका अंश भी होता है, तो कह सकते हैं अंश भी कह सकते हैं, अंश मात्रक होता है। इसका मात्रक रेडियन भी होता है। कोण या कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। बीमा की बात कर लेते हैं। इसका बीमा क्या हो जाएगा भाई, देखो भाई, जो कोण होता है, ठीक है, कोण का कोई बीमा होता है, नहीं होता है। क्यों, कोण बराबर होता है चाप बट्टे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बट्टे त्रिज्या। चाप की लंबाई मीटर में, त्रिज्या की लंबाई मीटर में, मीटर मीटर गायब हो गया, तो कोण का कोई बीमा नहीं होता है। तो क्या लिख देंगे, यह क्या भैया, यह जो है बीमाहीन राशि है। बेचारी बहुत गरीब है, बीमाहीन राशि है। ठीक ना, कोण कैसी राशि है, बीमाहीन राशि है। ठीक है, अच्छा अगर बात करें एक चक्कर में कितना कोणीय विस्थापन हुआ, जिस तरीके से हमने रेखीय विस्थापन का निकाला, एक चक्कर में इतना रेखीय विस्थापन, 2 चक्कर में इतना, 2.5 चक्कर में इतना, 3.5 चक्कर में इतना, 4.5 चक्कर में इतना, तो ऐसे हमारा जो है ये कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा, समझो जरा। देखो भाई, एक चक्कर अगर पूरा करेगा तो एक चक्कर, देखो भाई ये कुछ यहाँ से यहाँ तक हुआ इतना, अगर ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा आधा चक्कर, तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक कोण, अगर ये पूरा चक्कर मार देगा, देखो ये ऐसे 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 हो जाएगा कि नहीं। यानी एक चक्कर के लिए यहाँ से यहाँ तक का कोण, और पता है भाई यहाँ से यहाँ तक पूरा घूम जाएगा, कितना कोण बन जाएगा, 360 डिग्री। कितना, 360। और 360 को लिखते हैं 2 पाई, 2 पाई। काहे 2 पाई लिखते हैं, 2 मतलब 2 और पाई मतलब 180, 180 गुणे 2 360। ठीक है, तो एक चक्कर का, क्यों पड़े हो चक्कर में ना, एक चक्कर में क्या हो जाएगा, एक चक्कर में कोणीय विस्थापन, एक चक्कर में कोणीय विस्थापन, तो एक चक्कर में कोणीय विस्थापन कितना हो जाएगा आपका, 2 पाई। ठीक है, 2 चक्कर में कितना हो जाएगा, 2 चक्कर में जो हो जाएगा आपका 4 पाई। ठीक है, 2.5 चक्कर में कितना हो जाएगा, 2.5 चक्कर में आपका हो जाएगा 5 पाई। ठीक है, 3.5 चक्कर में कितना हो जाएगा, यानी 3.5, 3.5 चक्कर, 3.5 चक्कर में कितना हो जाएगा आपका, 5 2 7 पाई। ठीक है, बात समझ में आ गया कि मैं कोणीय विस्थापन क्या है और रेखीय विस्थापन क्या है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं कि इस कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन में संबंध क्या होता है। कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन में संबंध क्या होता है भाई, आप लोग निर्णय नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लिए होंगे, मिटाए भाई, एकदम मिटा दीजिए सर। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या हेडिंग हम लोग डालेंगे, कोणीय विस्थापन तथा रेखीय विस्थापन में संबंध। कोणीय विस्थापन तथा रेखीय विस्थापन में संबंध। फिगर उगर भाई आप लोग बना करके बढ़िया से नोट्स बनाइए और बढ़िया समझिए, और ना समझ में आए ये चैप्टर तो बताना, ठीक ना। चैप्टर बहुत मज़ेदार है, और ये चैप्टर ऐसा है कि भाई हर जगह आपका साथ छोड़ने वाला नहीं है। ठीक है, इंटर में चले जाओगे, फाइनल में रहोगे, तब भी इस चीज़ की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हर जगह मिलती रहेंगी। ठीक ना, हम लोग क्या समझने वाले हैं अब कि कोणीय विस्थापन तथा रेखीय विस्थापन में संबंध। कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन तथा रेखीय विस्थापन में संबंध। रेखीय विस्थापन में संबंध, कोणीय विस्थापन तथा रेखीय विस्थापन में संबंध। रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। रेखीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन क्या होता है, ये सब आपको बढ़िया से समझ में आ गया है। कोणीय विस्थापन को हम लोग थीटा से लिखते हैं और रेखीय विस्थापन को हम लोग यस से लिखते हैं। बताओ भाई, सही ना। कोणीय विस्थापन को थीटा से और रेखीय विस्थापन को यस से लिखा जाता है। ठीक, अच्छा संबंध क्या है, हमको संबंध चाहिए भाई। कुछ संबंध नहीं होता है, बहुत प्यारा सा है भाई। कोण बराबर हम लोग बचपन से पढ़े हैं, कक्षा 6-7 से पढ़ते चले आ रहे हैं। कोण बराबर होता है हमारा चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है हमारा, चाप बटे
त्रिज्या होता है, ये अगर हमारा कोई वृत्तीय पथ है, ये हमारा कोई अगर वृत्तीय पथ है तो ये अगर हमारा कण भाई यहाँ इसका सेंटर है, पहले यहाँ पे था, कुछ देर बाद यहाँ पहुँच गया, तो ये यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी रहेगी उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको क्या बोलते हैं, रेखीय विस्थापन बोलते हैं। और ये त्रिज्य सदिश है, इन त्रिज्य सदिशों के बीच का जो कोण होता है उससे हम लोग कोणीय विस्थापन बोलते हैं। तो ये हुआ कोण, ये हुआ चाप और ये हुआ त्रिज्या, ये हुआ क्या, त्रिज्या। तो कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, और कोण की जगह पे लिखेंगे थीटा और चाप की जगह पे लिखेंगे यस और त्रिज्या की जगह पे लिखेंगे आर। तो यस बराबर क्या हो गया सर, आर थीटा। यस बराबर क्या हो गया, आर थीटा। यस क्या है, रेखीय विस्थापन, थीटा क्या है, कोणीय विस्थापन। इसी को हम लोग कहते हैं कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन में संबंध। क्या लिख सकते हो, यही कोणीय विस्थापन तथा रेखीय विस्थापन में संबंध है। यही कोणीय विस्थापन, यही कोणीय विस्थापन तथा रेखीय विस्थापन में क्या है, संबंध है। यही कोणीय विस्थापन तथा रेखीय विस्थापन में, रेखीय विस्थापन में क्या है, संबंध है। यही कोणीय विस्थापन तथा रेखीय विस्थापन में संबंध है। ठीक है, मजा आया कि नहीं भाई, इतना आपको समझ में आया कि आपका कोणीय विस्थापन क्या हुआ, रेखीय विस्थापन क्या हो गया, वृत्तीय गति क्या हो गया, वृत्तीय गति कितने प्रकार की होती है, इनका मात्रक, इनका बीमा, इनका दिशा निकालने का, ये सब चीज़ें आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी समझने में। ठीक है, इतना चीज़ें नोट कर लो भाई। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम लोग देखने वाले हैं कि इसका कोणीय वेग क्या होता है और रेखीय वेग क्या होता है और कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध क्या होता है। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबी हो जाए क्या से, ठीक है, थोड़ा समय कम है तो समय कम के रहते हुए हम लोग चीज़ों को थोड़ा लंबी लंबी वीडियो में पढ़ेंगे ना, ताकि एक वीडियो में हम लोग काफ़ी चीज़ें, ताकि 3-4 चैप्टर, 3-4 वीडियो में आपका चैप्टर खत्म हो जाए, फिर 2-3 वीडियो लेकर आएंगे, आप पूरा न्यूमेरिकल धुआंधार न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, तो इस पहले हम लोग सोच रहे हैं भाई, क्योंकि न्यूमेरिकल पूरा लगवाना है तो आपका पहले वीडियो में क्यों थ्योरी रखते हैं, उसके बाद पूरा न्यूमेरिकल करवाते हैं ना, मज़ा रहेगा एकदम। और अगर ये चीज़ नहीं है भाई, नहीं सिर्फ थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल बताएं तो ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, नहीं सर थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल साथ साथ चलाइए, उसके बाद न्यूमेरिकल की क्लास अलग से लेकर आइए, तो वो भी करते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया होगा आप लोग का। आगे हम लोग क्या देखते हैं भाई, आगे हम लोग देखते हैं कि रेखीय वेग पहले क्या होता है, रेखीय वेग तब जाके कोणीय वेग, फिर रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध देख लेते हैं हम लोग ना। चलो भाई, तो अब हमारा हेडिंग क्या हो जाएगा, रेखीय वेग। तो हेडिंग हम लोग क्या डालेंगे, रेखीय वेग, रेखीय वेग, रेखीय वेग जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, लीनियर, LINER, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, VELOCITY है भाई, ठीक ना, लीनियर VOLILOCITY, लीनियर वेलोसिटी। रेखीय वेग क्या होता है, देखो भाई हम लोग इससे पहले पढ़े हुए हैं, वेग पढ़े हैं ना, सब लोग पढ़े भाई, वेग हम लोग पढ़े हैं एकदम बढ़िया से। वेग बच्चा जानता है कि वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। तो यहाँ पे क्या है, रेखीय विस्थापन चल रहा है और वेग क्या हो जा रहा है, रेखीय वेग हो जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, उसको आप रेखीय विस्थापन को रेखीय विस्थापन कह सकते हो और वेग को रेखीय वेग भी कह सकते हो। ठीक है, तो यही बस यही नाम है। ठीक है, मतलब कह सकते हो। ठीक, तो कहने का मतलब है कि रेखीय विस्थापन और समय के अनुपात को रेखीय वेग कह सकते हो। ठीक है, लेकिन सबसे बढ़िया जो डिफिनीशन बनेगी आपकी, डिफिनीशन क्या बन जाएगी भाई, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, वृत्तीय गति पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, वृत्तीय गति पढ़ रहे हैं। तो वृत्तीय गति करते किसी पिंड के, वृत्तीय गति करते किसी पिंड के रेखीय विस्थापन तथा लगे समय के अनुपात को, वृत्तीय गति करते किसी पिंड के, वृत्तीय गति करते किसी पिंड के रेखीय विस्थापन तथा लगे समय के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग, रेखीय वेग कहते हैं। बात क्लियर, फिर से एक बार देखें, वृत्तीय गति करते किसी पिंड के रेखीय विस्थापन तथा लगे समय के अनुपात को क्या कहेंगे हम लोग, रेखीय वेग कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा रेखीय वेग बराबर क्या हो जाएगा, रेखीय वेग बराबर यहाँ पे क्या कह देंगे हम लोग, रेखीय विस्थापन बटे समय। रेखीय वेग बराबर रेखीय विस्थापन बटे समय, रेखीय विस्थापन बटा समय। अच्छा, रेखीय वेग को किससे लिखते हैं, रेखीय वेग को v से लिखते हैं। तो v और रेखीय विस्थापन को लिख चुका हूं, कैसे लिखते हैं, यस से, और समय को किसे लिखते हैं, t से। v बराबर क्या हो जाएगा, यस अपान टी, v बराबर यस अपान टी। अच्छा बात करें भाई, यह कैसी राशि है, अरे भैया विस्थापन वेग है, विस्थापन के खानदान से उत्पन्न हुआ है वेग, तो वेग कैसा होगा, सदिश होगा। तो यह कैसी राशि है, यह सदिश राशि है।
यह सदिश राशि है। अच्छा, अगर सदिश राशि है तो इसका मात्रक और बीमा क्या हो जाएगा मेरे भैया? इसका जो मात्रक होगा ना, उसका मात्रक हम लोग क्या देखे थे? मीटर और सेंटीमीटर। तो यहाँ पे रेखीय विस्थापन का मात्रक मीटर और समय का मात्रक सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड या सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो मात्रक क्या हो जाएगा हमारा? मीटर प्रति सेकेंड किस पद्धति में? MKS पद्धति में। और सेंटीमीटर प्रति सेकेंड ये किस पद्धति में हो जाएगा सर? ये हो जाएगा हमारा CGS पद्धति में, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड वाली पद्धति में। ठीक, मीटर पर सेकंड और सेंटीमीटर पर सेकंड ये क्या हो गया? रेखीय वेग का मात्रक हो गया, रेखीय वेग का मात्रक हो गया। रेखीय वेग सदिश राशि है। बीमा की बात कर लेते हैं। तो रेखीय वेग का जो बीमा होगा मेरे भाई, मीटर का बीमा क्या होता है? लंबाई का बीमा क्या होता है? L होता है। और समय का बीमा क्या होता है? बड़का T होता है। ऊपर चला गया LT-1 हो गया। क्या हो गया? LT-1 हो गया। ठीक, तो ये रहा आपका रेखीय वेग। ठीक, ये क्या रहा आपका? रेखीय वेग। रेखीय वेग में आपने डिफिनीशन देखा, इसका सूत्र देखा, कैसी राशि है, मात्रा देखा, बीमा देखा, और क्या चाहिए? ठीक है, और क्या चाहिए? चलो भाई, अब क्या देखेंगे हम लोग? रेखीय वेग की जगह पे कोणीय वेग क्या होता है? रेखीय वेग की जगह पे कोणीय वेग, इतना नोट कर लो भाई। रेखीय वेग की जगह पे हम लोग क्या देखेंगे? अब कोणीय वेग देखते हैं। ठीक ना, तो कोणीय वेग, ठीक, चलो भाई इतना मिटाते हैं, एकदम से मिटा दीजिए। ठीक, कोणीय वेग, तो कोणीय वेग जो हमारा होता है, ठीक ना, कौन सा वेग भाई? कोणीय वेग। तो कोणीय वेग देखो भाई क्या हो जाएगा, पहले हेडिंग उन्हें डाल लें, कोणीय वेग तब बताते हैं आपको। कोणीय वेग, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, चलो भाई, एंगुलर वेलोसिटी। अभी हमने आपको क्या बताया? रेखीय वेग बताया। क्या बताया अभी हमने आपको? रेखीय वेग बताया। रेखीय वेग में हमने बताया कि भैया वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता था विस्थापन बटा समय। वेग बराबर क्या होता था? विस्थापन बटा समय। तो रेखीय वेग क्या हो गया था? रेखीय विस्थापन बटा समय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? कोणीय वेग। तो कोणीय वेग बराबर क्या हो जाएगा आपका? कोणीय वेग बराबर आपका हो जाएगा कोणीय विस्थापन बटा समय। क्या? कोणीय विस्थापन बटा समय। तो डिफिनीशन क्या लिख देंगे? जब कोई पिंड वृत्तीय गति करता है, जब कोई पिंड वृत्तीय गति करता है तो पिंड द्वारा तय किए गए कोणीय विस्थापन तथा लगे समय के अनुपात को, जब कोई पिंड वृत्तीय गति करता है तो पिंड द्वारा तय किए गए कोणीय विस्थापन तथा लिए गए समय के अनुपात को, जब कोई पिंड वृत्तीय गति करता है तो पिंड द्वारा, ठीक है, पिंड द्वारा तय किए गए कोणीय विस्थापन तथा लिए गए समय के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग? कोणीय वेग कहते हैं। अच्छा, रेखीय वेग को किससे लिखते थे? रेखीय वेग को V से, रेखीय विस्थापन को S से, समय को T से। तो सूत्र क्या बन गया था? V बराबर S अपान T। यहाँ पे रेखीय वेग को भैया ये सिंबल है और इस सिंबल को कहते हैं ओमेगा। क्या कहते हैं इसको? ओमेगा। यानी कोणीय वेग को ओमेगा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ओमेगा से। कोणीय वेग को ओमेगा से लिखते हैं। ओमेगा बराबर क्या होता है? थीटा अपान टी। ओमेगा बराबर क्या होता है? थीटा अपान टी। अरे यार, थीटा क्या है? कोणीय विस्थापन है और टी क्या है? समय है। तो कोणीय विस्थापन बटा समय क्या हो गया हमारा? कोणीय वेग हो गया। ठीक है, तो v बराबर यहाँ पे सूत्र क्या बना था? यस अपान टी, लेकिन यहाँ पे सूत्र क्या बन गया? थीटा ओमेगा बराबर थीटा अपान टी। अच्छा, कैसी राशि है ये कैसी राशि थी? सदिश। तो ये भी कैसी राशि है? यह कैसी राशि है? सदिश राशि है। काहे सदिश राशि है? काहे से भैया ये वेग है। क्या है? ये वेग है, तो यह सदिश राशि है। ठीक है। अच्छा, मात्रक इसका क्या हो जाएगा? इसका जो मात्रक हो जाएगा, इसका मात्रक हमने बताया था रेडियन। कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन। समय का मात्रक सेकेंड। तो मात्रक क्या निकल के आएगा इसका? रेडियन प्रति सेकेंड। रेडियन प्रति सेकेंड हो गया। अच्छा, बीमा की बात कर लेते हैं। बीमा इसका क्या हो जाएगा? इसका जो बीमा होगा ना, वहाँ देखो भाई, कोण का कोनो बीमा ना, अभी लिखवा है ना, कोण का कोनो बीमा ना होता। क्या है भाई? कोण कैसी? कोण क्या है? बीमाहीन राशि है। कोण क्या है? बीमाहीन राशि है। और समय का क्या होता है? सबको पता है, टी होता है। तो ऊपर वाले का कुछ नहीं और नीचे वाले का टी, यानी 1 अपान टी, और टी जाएगा ऊपर, हो जाएगा t-1। यानी जो कोणीय वेग है, कोणीय वेग का बीमा क्या होता है? t-1। और रेखीय वेग का बीमा क्या होता था? LT-1। रेखीय वेग, कोणीय वेग दोनों सदिश राशियां हैं। मात्रक, बीमा, इस सब बढ़िया सी चीजें आपको समझ में आ रही है। ठीक है, तो ये रहा भाई आपका कोणीय वेग और रेखीय वेग। अब इनके बीच में झट से क्या देख लेते हैं? संबंध देख लेते हैं ना। क्या देख लेते हैं? संबंध। तो हेडिंग क्या डालते हैं प्यारी सी? कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध है। कोणीय वेग, कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध।
कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध, कोणीय वेग और रेखीय वेग में क्या संबंध होता है इसको देख लेते हैं। ठीक है, कोणीय वेग बोले तो एंगुलर वेलोसिटी, रेखीय वेग बोले तो लीनियर वेलोसिटी, संबंध बोले तो रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। कोणीय वेग को हम लोग किससे लिखते हैं? ओमेगा से। कोणीय वेग को किससे लिखते हैं? ओमेगा से। ठीक है, कोणीय वेग को किससे लिखते हैं? ओमेगा से। और रेखीय वेग को लिखते हैं वी से। वी और ओमेगा या ओमेगा और वी में क्या संबंध होता है? ठीक है, ये हमको निकालना है। इससे पहले अभी हमने आपको बताया कि कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन में संबंध होता है। कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन में संबंध क्या होता है वह हमने बताया। सिंस लिख सकते हैं भाई, सिंस यस बराबर आर थीटा, यही संबंध बताया था ना, सिंस यस बराबर आर थीटा। यस क्या है? यस आपका रेखीय विस्थापन है, आर क्या है? त्रिज्या है, थीटा क्या है? कोणीय विस्थापन है। तो इसी यस बराबर आर थीटा को हम लोग क्या कहते हैं? यस बराबर आर थीटा को तो ही हम लोग कहते हैं कोणीय विस्थापन और रेखीय विस्थापन में संबंध कहते हैं। तो जो सूत्र हमारा है यस बराबर आर थीटा, जो संबंध है उस संबंध से यस बराबर आर थीटा, अब दोनों पक्षों में क्या कर दें? टी से भगिया दें। ठीक है, तो क्या करते हैं? दोनों पक्षों में स्मॉल टी से भाग देने पर, दोनों पक्षों में, द्विपक्ष है ना भैया, बराबर के इधर एक पक्ष बराबर के उधर एक पक्ष, द्विपक्ष हो गया। ठीक है, दोनों पक्षों में स्मॉल टी से भाग देने पर, भैया स्मॉल टी ए से काहे भाग दे रहे हैं मेरे भाई? स्मॉल टी से भाग देंगे तो यस बटा टी बनेगा। यस बटा टी क्या बन जाएगा? वी बन जाएगा। और यहाँ पे थीटा बटे टी क्या बन जाएगा? ओमेगा बन जाएगा। तो ओमेगा और वी बनाने के लिए हम लोग दोनों पक्षों में क्या कर रहे हैं? टी से भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा यस बटा टी बराबर आर थीटा बटे टी। थीटा के नीचे टी लिख देना है भाई, ऊपर नीचे कैसे भी लिखो, मतलब आर थीटा बटे टी लिखना है तो थीटा नीचे डायरेक्ट टी लिख दिए, ताकि थीटा के नीचे डायरेक्ट टी लिखेंगे तो वह बन जाएगा ओमेगा और ये बन जाएगा हमारा वी। ठीक है, तुम्हारा यहाँ पे सूत्र क्या बन के आता है? यस बटा टी क्या हो जाएगा? वी, और ये थीटा बटे टी क्या हो जाएगा? ओमेगा, और वी बराबर आर ओमेगा, बगल हम लिख देना सिंस यस बटा टी बराबर वी तथा क्या? थीटा अपान टी बराबर ओमेगा, थीटा अपान टी बराबर ओमेगा। तो यही जो संबंध है, यही जो रिलेशन हमारा आया है, इसी रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं कि रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध, या कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध, कुछ भी नाम आगे पीछे ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्यारा सा संबंध रहा। ठीक है, ये चीजें अभी जो संबंध हम लोग निकालते आ रहे हैं ना, ये संबंध आपको याद होना चाहिए। यस बराबर आर थीटा याद होना चाहिए, वी बराबर आर ओमेगा याद होना चाहिए। तो आगे जो हम लोग पढ़ेंगे अभिकेंद्र त्वरण क्या होता है, अभिकेंद्र त्वरण में जब फॉर्मूला उसका निकालेंगे तो ये सब चीजें हमें बार बार चीजें जरूरत पड़ती रहेंगी। तो ये अगर माइंड में याद रहेगा तो हमें आगे उतना ही समझ में आने वाला है ये चैप्टर। ठीक है, तो इतना चीज़ें आप लोग नोट कर लिए होंगे भाई। तो एक चीज़ और यहाँ पे देखना है कि एक चक्कर में हमारा जो है, जैसे हमने निकाला था ना, एक चक्कर में रेखीय विस्थापन कितना हुआ, एक चक्कर में कोणीय विस्थापन कितना हुआ, उसी तरीके से एक चक्कर में रेखीय वेग कितना हुआ और एक चक्कर में कोणीय वेग कितना हुआ। ठीक, ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक, इतना भाई नोट कर लो, नोट हो गया होगा। चलो भाई यहाँ पे थोड़ा सा जगह खाली करते हैं, एक चक्कर वाला बताते हैं आपको। ठीक है, अब एक चक्कर वाले में बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस लगते हैं। ठीक है ना, एक चक्कर वाले में बहुत सारे क्वेश्चंस लगेंगे, और जब क्वेश्चंस आपको बताएंगे तब उसमें आपको दिखाएंगे कैसे कैसे यहाँ पे क्वेश्चन लग रहा है। ठीक, अब देखिए भाई हम लोग क्या लिखेंगे, एक चक्कर के लिए, एक चक्कर के लिए देखो पहले हम लोग क्या देखते हैं, रेखीय वेग को किससे लिखते हैं? वी से। वी बराबर क्या होता है? वी बराबर तो होता है यस अपान टी, क्या लेकिन यस अपान टी एक चक्कर के लिए है? नहीं है। यस अपान टी एक चक्कर के लिए है? नहीं। एक चक्कर में यस कितना हो जाता है? एक चक्कर में यस 2 पाई आर हो जाता है। एक चक्कर में जो आपका यस है वह एक चक्कर में यस कितना होता है? 2 पाई आर होता है। और ये जो समय स्मॉल टी है ना, वह बड़का टी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बड़का टी बन जाएगा। काहे भाई बड़का टी? जो स्मॉल टी है वह क्या है? कुछ दूरियों के लिए समय है, लेकिन जो कैपिटल टी है, बड़का टी है, वह एक पूरे चक्कर के लिए लिया गया समय, और यही एक पूरे चक्कर के लिए लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। यानी एक पूरा चक्कर लगाने में पिंड द्वारा लिया गया समय, एक पूरा चक्कर लगाने में पिंड द्वारा लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल कहलाता है। ये बात क्लियर है? अगर आपको सवाल में वी आर और दिया रहेगा, टी पूछेगा, वहां से आप लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, यहीं से हम लोग एक और सूत्र बना सकते हैं, 1 अपान टी बराबर होता है यन। भाई यन अब क्या आ गया सर? ये यन क्या है? पहली बार नाम सुन रहे हैं भाई मेरे। यन जो यहाँ पे, यन क्या है? आवृत्ति है। यन क्या है? ये
आवृत्ति है। आवृत्ति क्या होता है? आवृत्ति जो होता है आवर्तकाल का उल्टा होता है। आवर्तकाल का उल्टा होता है। आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं, कह सकते हो। आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं, या फिर ऐसे बोलो 1 सेकंड में चक्रों की संख्या। भाई आवर्तकाल क्या है? आवर्तकाल क्या है कि एक चक्कर लगाने में लिया गया समय, एक चक्कर लगाने में लिया गया समय, और इसी के उल्टे को हम लोग बोल सकते हैं 1 सेकंड में चक्रों की संख्या। 1 सेकंड में चक्रों की संख्या क्या हो गई? आवृत्ति हो गई। तो आवृत्ति क्या यानी क्या है? आवृत्ति है। आवृत्ति किसे कहते हैं? आवर्तकाल के व्युत्क्रम को आवृत्ति कहते हैं, या फिर उसको बोल सकते हो 1 सेकंड में चक्रों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो वह जो आवर्तकाल का व्युत्क्रम मेरे भाई टी का उल्टा क्या होगा? 1/t होगा। तो 1/t को हमने क्या लिख दिया? n लिख दिया, 2πn हो गया। ठीक है, तो अब ये सूत्र v बराबर आपको याद होना चाहिए 2πr/t या 2πrn। 2πrn, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि आवृत्ति और वेग में, यानी आवृत्ति और रेखीय वेग में संबंध भी कह सकते हैं। ठीक, अच्छा, उसी प्रकार से ये तो हमने v का निकाला हुआ है, इसी प्रकार से हम लोग किसका निकाल सकते हैं? थीटा का निकाल सकते हैं। तो हमारा थीटा बराबर क्या होता है? ओमेगा ना, क्या निकाल सकते हैं? ओमेगा। भाई v हमारा क्या हुआ? रेखीय वेग। v हमारा क्या है? रेखीय वेग। इसी तरीके से ओमेगा हमारा क्या हो जाएगा? कोणीय वेग। और कोणीय वेग बराबर क्या होता है? कोणीय विस्थापन बटा समय। कोणीय विस्थापन को थीटा से, समय को t से। लेकिन ये एक चक्कर के लिए है? नो सर, एक चक्कर के लिए अभी आपने बताया कि जो थीटा होता है वह 2π हो जाता है, और समय हो जाता है हमारा बड़का टी। समय क्या हो जाता है? बड़का टी हो जाता है। और बड़का टी 1/t मतलब n को भाई हम लोग 1/t को n लिख सकते हैं। तो 1/t क्या हो जाएगा? n 2πn हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2πn हो जाएगा। तो ये संबंध आपको भाई मेरे याद होना चाहिए न्यूमेरिकल को लगाने के लिए। न्यूमेरिकल को लगाने के लिए ये संबंध आपको याद होना चाहिए। तो आज की क्लास मैं यहीं तक रखता हूँ। आज की क्लास में हमने जो भी आपको सिखाया हुआ आपको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, उस चीज़ को आप लोग बढ़िया से समझिए, नोट्स बनाइए। कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही है आप उसको कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। आप जो है ये संबंध यस बराबर r थीटा, v बराबर r ओमेगा, ये सब जरूर याद रखिए भाई। यस क्या है, r क्या है, थीटा क्या है, r क्या है, ओमेगा क्या है, मात्रा किसका, बीमा क्या है, ये सब चीज़ें आपको बढ़िया से उसको समझिए। कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो उसको बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपको भाई बाय बाय सबको।